अध्याय 3 में अणु एवं परमाणु जो अपना चल रहा है उसमें आप लेते हैं परमाणु द्रव्यमान, जिसको आप लोग परमाणु भार भी कह देते हैं। वैसे भार में और द्रव्यमान में अंतर होता है। भार जगह के साथ साथ बदलता रहता है, लेकिन द्रव्यमान कहीं पर भी बदलता नहीं है। तो परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात किए, ये शुरू में एक बहुत बड़ी समस्या थी। रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग तथा उनसे उत्पन्न होने वाले यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किए गए। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है कि जैसे आप लोग कोई बाजार से कोई सामान लेके आते हैं तो किसी चीज का द्रव्यमान करवाते हैं, उसका भार करवाते हैं, तुलवाते हैं उसको, तो कैसे करवाते हैं? वो भी एक तरह का सापेक्षता के आधार पर हम उसको भार को ज्ञात करवाते हैं। एक तरफ बाट होते हैं और दूसरी तरफ अपना सामान होता है, तो बाट के सापेक्ष अपने सामान के भार को बराबर किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर भी जो परमाणु भार जो ज्ञात किए गए थे वो किसी एक परमाणु को आधार मानकर और उससे तुलना करके परमाणु भार ज्ञात किए गए। जैसे प्रयोग द्वारा पता चला कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसका अणुसूत्र है CO, इसमें प्रायोगिक तौर पर 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग से ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। यानी कार्बन के 3 ग्राम चाहिए और ऑक्सीजन के 4 ग्राम चाहिए, और इनके संयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। प्रारंभ में वैज्ञानिक ऑक्सीजन को आधार मानकर ऑक्सीजन परमाणु के 16वें भाग अर्थात 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया गया, क्योंकि इसके 2 कारण थे। यानी परमाणु भार ज्ञात करने के लिए आधार बनाया गया ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन का भार उस समय माना गया था 16। तो ऑक्सीजन का भार मान लीजिए 16 इकाई मान लिया, उसको यूनिफाइड में लेते हैं आजकल, यूनिफाइड U, यानी ऑक्सीजन का परमाणु भार 16U है, 16U यूनिफाइड। तो इसके अगर 16 हिस्से कर दिए जाएंगे तो प्रत्येक हिस्सा एक यूनिफाइड कहलाएगा। तो ऑक्सीजन को आधार मान लिया गया और यह तय किया गया कि किसी दूसरे तत्व के परमाणु का भार, किसी दूसरे तत्व का परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु का 16वें भाग से कितना गुना भारी है। यानी ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 मान लिया गया, और उसका अगर 16 टुकड़े कर दें तो प्रत्येक टुकड़ा एक भार कहलाएगा, एक यूनिफाइड कहलाएगा। और उसकी तुलना में कोई परमाणु दूसरे तत्व का परमाणु 8 गुना भारी है, 9 गुना भारी है, 10 गुना भारी है, 15 गुना भारी है, तो उसका द्रव्यमान उसी तरह से तय किया गया। तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन को आधार मान के लिया गया। उसके 2 कारण थे। यानी ऑक्सीजन को एक तरह से बाट के रूप में मान लिया इन्होंने, बाट की तरह से मान लिया कि ऑक्सीजन से तुलना करके परमाणु के भार ज्ञात किए जाने लगे। उसके 2 कारण थे कि ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ क्रिया कर सकता है और यौगिक बना सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक क्रियाशील तत्व है और अधिकांश अन्य तत्वों के साथ में ये क्रिया करके यौगिक बना लेता है। और वे कितने कितने ग्राम में वो आपस में संयोग कर रहे हैं, उसके आधार पर हम उसका दूसरे तत्व का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। एक तो ये कारण था, और दूसरा इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के जो परमाणु भार प्राप्त हुए वो पूर्णांकों में प्राप्त हुए। पूर्णांक यानी पूरे अंकों में, पॉइंटों में नहीं थे, पूर्णांकों में भार प्राप्त हुए। तो इस आधार पर प्रारंभ में ऑक्सीजन को मानक मानकर और इससे 16वें भाग से किसी अन्य तत्व का परमाणु कितने गुना भारी है उसका भार उतना ही तय कर दिया गया। फिर बाद में इसमें कुछ कमियां पाएगी। बाद में 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में कार्बन 12 को मानक माना गया। अब कार्बन 12 जो होता है उसको मानक मान करके और उसके 12वें भाग से तुलना करके परमाणु भार
ज्ञात किए जाने लगे। तो इस तरह से कार्बन 12 का जो 1/12वां भाग यानी 1 होगा, कार्बन के परमाणु का भार 12 है, उसका द्रव्यमान 12 है। अगर उसके 12 टुकड़े कर दें तो प्रत्येक का भार 1 यूनिफाइड आएगा। जैसे मान लीजिए कोई तरबूज है, वो 12 किलो का है और उसके बराबर 12 टुकड़े कर दें तो प्रत्येक टुकड़ा कितने किलो का हो गया? 1 किलो का। इस तरह से इस कार्बन को मान करके इसका भार होता है 12 और इसका 12वां भाग लेकर के और उससे उसको मानक मान लिया, उससे तुलना करके अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान याद किए जाने लगे। अब लेते हैं परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार। जो चल रहा था ऑक्सीजन के बजाय तो कार्बन का देखते हैं, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। परमाणु भार क्या होगा? किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कार्बन 12 परमाणु के, कार्बन 12 परमाणु से तुलना करेंगे, कार्बन 12 परमाणु के 12वें भाग से कितने गुना अधिक है या कितने गुना भारी है, वही उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जैसे उदाहरण ले लिया, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के 12वें भाग से 14 गुना अधिक है। अतः हम कह सकते हैं, अतः नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 यूनिफाइड है। क्यों है इसका अणुभार 14 क्यों है, परमाणु भार 14 क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन का एक परमाणु कार्बन 12 के 12वें भाग से 14 गुना भारी है। अब कार्बन, मैंने पहले बताया था कि कार्बन के भार को 12 मान लिया, द्रव्यमान को 12 मान लिया और उसके 12 टुकड़े कर दें तो प्रत्येक टुकड़ा उसका 12वां भाग कहलाएगा और वो 1 यूनिफाइड ही होगा। जब इसका कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 यूनिफाइड है तो इससे जब 12 इसके बराबर टुकड़े कर दें तो प्रत्येक टुकड़ा 1 यूनिफाइड का होगा। अब उसकी तुलना में नाइट्रोजन का परमाणु कितने गुना भारी है? 14 गुना, यानी इसका परमाणु द्रव्यमान नाइट्रोजन का 14 यूनिफाइड हो गया। इसी प्रकार से उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। ये परमाणु द्रव्यमान आपको भी याद रखने हैं, क्योंकि पाठ के अंत में कुछ न्यूमेरिकल के सवाल होंगे, यानी अंकित प्रश्न होंगे जिसमें गुणा भाग करने पड़ेंगे अपने को, तो वहां पर परमाणु द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो ये अपने को याद रखना है। और बात करें तत्वों के परमाणु की, तो वो किस प्रकार से रहते हैं? तो अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, यानी अकेले परमाणु कभी नहीं रहते हैं। अधिकांश तत्वों की बात कर रहे हैं, कुछ अपवाद भी हैं। वे अणु बना करके पुंज के रूप में रहते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, या कोई गैस है तो उसको अनुभव कर सकते हैं। तो ये अणु बनाकर रहते हैं। जैसे अपने चारों ओर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसके अणु होते हैं और अणु के रूप में हम उनको अनुभव कर सकते हैं, केवल देख नहीं सकते उनको। और इसी तरह से जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। कुछ तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, जैसे निष्क्रिय गैसें। तो इस प्रकार से अब देखते हैं अणु की परिभाषा। अणु क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी तत्व या यौगिक, यानी अणु जो होते हैं तत्व के भी हो सकते हैं और यौगिक के भी हो सकते हैं। किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण, वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। पहली शर्त तो यह होगी कि छोटे से छोटा कण हो और वह स्वतंत्र अवस्था में रह सके। तो किसी तत्व का या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सके तथा जिसमें उस तत्व या यौगिक के सभी गुण मौजूद हों,
उसे हम अणु कहते हैं। जैसे जल का एक अणु ले लिया H2O, तो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और उसमें जल के गुण मौजूद होंगे। और इस तरह से अगर इसको और आगे तोड़ दें तो वह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो जाएगा और फिर उसमें जल के गुण समाप्त हो जाएंगे और वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में भी नहीं रह सकेंगे। तो इस तरह से फिर वो परमाणु कहलाएंगे। तो अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। दूसरा परमाणुता। परमाणुता होता है किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या उस तत्व की परमाणुता कहलाती है। कोई भी तत्व है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसके एक अणु में उस तत्व के कितने परमाणु पाए जाते हैं एक संख्या निश्चित होती है। यानी जब अणु बनते हैं तत्वों के तो उनमें परमाणु की संख्या हमेशा निश्चित रहती है और हमेशा उतनी ही रहती है। तो किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उस तत्व की परमाणुता कहलाती है। जैसे ऑक्सीजन O2, इसको O2 से लिखते हैं। क्यों लिखते हैं O2 से? क्योंकि ऑक्सीजन के जितने भी अणु होते हैं उन सब में दो दो परमाणु पाए जाते हैं। अतः ऑक्सीजन की परमाणुता 2 है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन तत्व द्विपरमाणु है, द्विपरमाणु है। और दूसरा ले लिया, जैसे उदाहरण लिया फास्फोरस, तो फास्फोरस को लिखते हैं P4। इसके एक अणु में, ये अणु है फास्फोरस का, इसके एक अणु में 4 का मतलब 4, इसमें 4 परमाणु मौजूद हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फास्फोरस की परमाणुता 4 है, अर्थात यह चतुर्परमाणुक तत्व है। तो यह होगी एक परमाणुता जो कि एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है। इसी प्रकार अब आता है आयन। आवेशित परमाणु या आवेशित परमाणुओं के समूह, आयन समूह को आयन कहते हैं। यानी आयन का मतलब हो गया या तो एक परमाणु है जिसके ऊपर आवेश मौजूद है और उसको हम परमाणु नहीं कहेंगे, उसको आयन कहेंगे, क्योंकि परमाणु पर आवेश नहीं होता, परमाणु पर आवेश बराबर कुल आवेश बराबर 0 होता है। तो इस प्रकार से एक परमाणु या परमाणु का समूह जिसके ऊपर कोई आवेश उत्पन्न हो उसको हम आयन कहेंगे, या आवेशित परमाणु या परमाणु के समूह को हम आयन कहते हैं। और आयन 2 प्रकार के होते हैं। आवेश के आधार पर आयन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गए धनायन और दूसरे हो गए ऋणायन। जिन परमाणु या परमाणु समूह पर धनावेश उत्पन्न हो गया वो धनायन कहलाएंगे। जिन परमाणु या परमाणु समूह पर ऋणायन उत्पन्न हो गया वो ऋण आवेश उत्पन्न हो गया वो ऋणायन कहलाएंगे। उदाहरण लेते हैं NaCl नमक। ये जो घरों में हम नमक काम में लेते हैं ये एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे अगले अध्याय में यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आयनिक होते हैं, सहसंयोजक होते हैं, उपसहसंयोजक 3 प्रकार के होते हैं। तो फिलहाल ये सोडियम क्लोराइड का उदाहरण लेते हैं NaCl। अगर इसको हम जल में घोल दें तो ये 2 आयनों में 2 प्रकार के आयनों में विभक्त हो जाता है। एक तो हो गया Na+ यानी सोडियम धनायन, इसको हम पढ़ेंगे Na+ को पढ़ेंगे सोडियम धनायन, Na+ धनायन को पढ़ेंगे सोडियम धनायन। जल में घोलने पर एक तो धनायन उत्पन्न हो गए सोडियम धनायन, और इसको हम पढ़ेंगे Cl- को पढ़ेंगे हम क्लोराइड ऋणायन। तो जल में जब नमक को घोलते हैं तो ये 2 तरह के आयनों में विभक्त हो जाता है। यही कारण है कि नमक घोलने पर जल में जल विद्युत का सुचालक हो जाता है। हम जो भी आसपास जल देखते हैं उसमें लवण घुले होते हैं, उसमें आयन होते हैं, इसीलिए उसमें करंट प्रवाहित हो जाता है, वो विद्युत का सुचालक है। अन्यथा शुद्ध जल सुचालक होता है। एक बात तो रहेगी संयोजकता। किसी तत्व की संयोजन शक्ति उसकी संयोजकता कहलाती है, अर्थात वो कितनी क्षमता में दूसरे परमाणु से संयोग करके अणु बना सकता है, उसको हम बोलते हैं संयोजकता। जैसे मैग्नीशियम की संयोजन क्षमता 2 होती है, हाइड्रोजन की संयोजन क्षमता
1 होती है और मैग्नीशियम की 2 होती है, तो मैग्नीशियम की संयोजकता हम 2 मान सकते हैं। इस प्रकार से